हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की, तो आज हम पिछली क्लास की अपेक्षा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कहीं ना कहीं देख रखा था कि 1773 का अधिनियम हमने देखा था, और उसके बाद में हमने देखा था कि 1781 का जो अधिनियम था उसमें कुछ जो बातें थी हमारी, वो वाली देखी थी हमने। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो उससे हमारे संविधान से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या कुछ उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आपसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। वर्ष 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। और क्या कुछ विशेषताएं हैं इनकी, इस एक्ट की, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ करता था, 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था इसको। और इसके द्वारा कहीं न कहीं कंपनी के दो राजनीतिक पार्ट हुआ करते थे, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। एक तो राजनीतिक कार्य उसके हुआ करते थे, और दूसरे इसके व्यापारिक कार्य। और उसके लिए एक नई संस्था का निर्माण किया गया, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसको हम लोग पहले लिख लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें था क्या क्या। इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इसमें, इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक कार्य जो हुआ करते थे, राजनीतिक कार्य तथा व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक, जो दोनों प्रकार के कार्य इसमें हुआ करते थे, कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग हो गए, ठीक है। जब अलग किया गया तो पहले आपने संस्था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि कंपनी के नियंत्रण के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती थी। कोड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि 24 संख्या में हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति की गई थी। कोड ऑफ डायरेक्टर के साथ में यहाँ पर एक संस्था और बनाई गई, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। उसको हम नाम देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसमें एक और संस्था का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, एक नई संस्था, एक नई संस्था का निर्माण किया गया। एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। क्या नाम था इसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। तो नवीन संस्था आपकी बन रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद में क्या होगा, निर्माण किया गया। जब इसका निर्माण हो गया तो इसको कोई मामले दिए गए होंगे, या तो व्यापारिक कार्य दिए जाएंगे, या तो फिर राजनीतिक कार्य दिए जाएंगे इसके द्वारा, है ना। तो इसमें कौन से इसको कार्य दिए गए? देखो, जो आपके कोड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे ना पहले, तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इसके अंतर्गत क्या किया गया, दो जो विभाग बनाए गए थे आपके,
इन विभागों में कौन कौन सा किया गया? आपके थे आपके कोड ऑफ डायरेक्टर्स, COD के नाम से इनको हम जान सकते हैं, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ये संख्या में 24 हुआ करते थे, ठीक है। और दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। इन दोनों के अंतर्गत मतलब इसको अलग अलग कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसमें किया क्या गया, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था दोस्तों, इसको क्या किया गया, इसको दिए गए आपके व्यापारिक मामले। तो व्यापारिक कार्यों के लिए किसको नियुक्त किया गया था? आपको पहले से जो आपका था उसमें क्या किया गया, व्यापारिक कार्य दिए गए, क्योंकि ये व्यापार करने के लिए ही आई थी, तो इसको व्यापारिक कार्य दिए गए। किसको? व्यापारिक नियंत्रण दिया गया कोड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था, इससे बताया गया कि आप राजनीतिक कार्यों को देखिए। इनसे कहा गया कि राजनीतिक कार्य, जो राजनीतिक मामले हैं उनको आप देखेंगे। इनकी संख्या कितनी थी? 6 थी। और ये लोग कितने थे? 24 थे। ये अपने व्यापारिक कार्यों को देखते थे बाकायदा और व्यापारिक कार्य को करते थे और संचालित करवाते थे। इन्हीं की आगे चल करके नियुक्ति होती है राजा के द्वारा। होता क्या है इसके बाद में, इसके अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत मैंने बताया राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में होता क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई जाती है, जिसको दिया जाता है क्या, जिसको राजनीतिक कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल बनाई गई नवीन संस्था, इसमें मेंबर कितने होते थे? 6 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। मैंने आपको एक बात और बताई थी इससे पहले, जब मैं पिछला वीडियो बना रहा था तो उसमें 1773 का एक्ट जो आया था, उसके अंतर्गत मैंने बताया था गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स आया था, उसके साथ में 4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल तथा उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद में पहले कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। तो कार्यकारी परिषद में पुनः 3 सदस्य कर दिए गए। कितने? पहले 4 हुआ करते थे, अब कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य कर दिए गए। मतलब सदस्य कर दिए गए, एक सदस्य कम कर दिया गया। होता क्या है, यहाँ पर जो पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो जिनके आधार पर निर्णय लेता था गवर्नर जनरल, उनके जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, यहाँ पर कितनी कर दी गई? 3 सदस्य हो गए थे। पहले कितने हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर एक कम यहाँ पर कर दिया जाता है आपका। अब होता क्या है, देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बंगाल में पहली बार जो द्वैत शासन लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? जब इन लोगों ने बंगाल के मतलब जो नवाब हुआ करता था, नवाब के हारने के बाद में 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध होने के बाद में जब इन लोगों ने संधि करी थी, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, तब आपका कहीं ना कहीं द्वैत शासन लागू हुआ था। द्वैत शासन के बाद में जब मतलब अंग्रेजों ने एक तरह से कुछ दीवानी मामले हुआ करते थे, फौजदारी मामले हुआ करते थे, उनको अलग अलग करके जब मतलब द्वैत शासन लागू किया था, जब आपके दीवानी मामले अंग्रेजों ने ले लिए थे और फौजदारी मामले भारतीयों को देते हैं, तो यहाँ से लेकर के, ठीक, तो वहां पर द्वैत शासन लागू हुआ था। तो यहाँ पर भी पुनः द्वैत शासन लागू होता है। कब पुनः द्वैत शासन लागू होता है? क्योंकि यहाँ पर द्वैत शासन लागू हुआ कब? क्योंकि यहाँ पर एक संस्था बनी थी आपकी COD, जो कि आपकी किसको, व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करती थी, और एक थी BOC, ये आपकी क्या करती थी? व्यापारिक कार्य, और ये क्या करती थी? राजनीतिक कार्य। तो इस प्रकार यहाँ पर भी आपका द्वैत शासन लागू हुआ, ठीक है। तो द्वैत शासन फिर से एक बार लागू हुआ, और जिसमें COD था, एक आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक आप कोड ऑफ डायरेक्टर्स था। इसमें 24 मैंने बताया, इसमें आपको 6 संख्या बता दी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब एक बार फिर से इसमें बंगाल में क्या होता है, द्वैत शासन लागू हो जाता है। होता क्या है,
जैसे कि आपने देखा होगा 1765 के बाद में जब अधिनियम मतलब लागू किया गया था, 1765 के बाद में जब भारत की लूट स्टार्ट हो गई थी 1773-72 तक, तो उसके बाद में जब 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब तक के लिए भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोर्ट की स्थापना के लिए भारत की सुनवाई के लिए की जाती है, स्थापित 1774 में की गई थी। उसके बाद में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा होता क्या है, इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, उसके जो सदस्य हुआ करते थे, अगर कोई गलती करते थे तो वहां पर एक कोड की स्थापना करी जाती है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों व सदस्यों, किसके लिए, कर्मचारियों व सदस्यों के लिए, सदस्यों अगर उनसे कोई गलती होती है तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए क्या किया गया, मुकदमा चलाने के लिए कहा, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है, किस एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कोर्ट की स्थापना की जाती है। अब समझ गए आप लोग, वहां पर कोर्ट की स्थापना भी हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का जो भी कर्मचारी हो या सदस्य हो, अगर उससे कोई भी गलती होती है तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए इनके पास में मतलब ब्रिटेन की संसद वो अलग हुआ करती थी, वहां पर जो उनकी कोर्ट हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, वो इसके फैसलों को नहीं सुनाती थी। यहाँ पर जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट बनाया गया, वहां पर इन लोगों के फैसले जो है सुनाए जाते थे आपके। इसके नीचे आपको दिखाई देगा ना, हाँ अगर हम लिख दे तो दिखाई तो देगा। होता क्या था, आज कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा लिख गया, ठीक है। तो होता क्या था, जब इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब व्यापारी और कर्मचारी कोई भी किसी भी राजा, भारतीय राजा या किसी भी नवाब से अगर युद्ध या संधि करते थे, तो इन लोगों को, चूंकि बोर्ड ऑफ जो आपका कंट्रोल हुआ करता था वो राजनीतिक मामलों को देखता था, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इनको अनुमति या आज्ञा लेनी होती थी। कब, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों, कर्मचारी हों या व्यापारी हों, कर्मचारियों तथा सदस्यों को युद्ध व संधि, चाहे युद्ध करते व संधि करने के लिए क्या किया जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब BOC से अनुमति लेनी होती थी। क्या किया जाता था, इनको अनुमति लेना पड़ता था, लेनी होती थी, तभी ये युद्ध या संधि कर सकते थे। इसी एक्ट के अंतर्गत ये लाया गया था नियम, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, और उसमें 3 सदस्य कर दिए गए थे। आपको पहले से पता था कि मतलब पहले उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, पुनः यहाँ पर 2 शासन लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नई संस्था बन जाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उसमें 6 सदस्य होते हैं, वो राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि द्वैध शासन का कहीं न कहीं होता है। यहाँ पर कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या होता है, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है, क्योंकि वहां पर स्पेशल कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी पहले, और इसलिए यहाँ पर एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। कर्मचारियों पर अगर उनसे कोई गलती होती है, उन पर क्या करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए। अब होता क्या था कि कोई भी युद्ध और संधि करने के लिए
कोई भी अनुमति मतलब इधर उधर से कोई भी मतलब नियंत्रण करता नहीं था, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रणकर्ता नियुक्त किया गया था। इसलिए नियंत्रणकर्ता बनाने के लिए उसको क्या किया गया, कहीं न कहीं उसको रखा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया तो उससे इन लोगों को मतलब इसके जो कंपनी के सदस्य हुआ करते थे उनको क्या करना होता था, कहीं न कहीं परमिशन लेना होता था, परमिट लेना होता था, तो जिससे कि ये लोग वो कर पाए, युद्ध या संधि कर पाए। अब हम बात करते हैं 1786 का जो अधिनियम हुआ करता था इसकी। तो 1786 का अधिनियम जो हुआ, इस अधिनियम में कोई विशेष बात नहीं हुई, एक दो बातें इसमें आती हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। 1776 के अधिनियम के द्वारा होता क्या है, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल को आपातकाल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसके फैसले जो हुआ करते थे उनको निरस्त करके खुद का फैसला, जैसे कि राष्ट्रपति वर्तमान में जो है अपना फैसला आपातकाल में लागू कर सकते हैं, तो ठीक वैसा ही कार्य वहां पर गवर्नर जनरल का हुआ करता था। तो होता क्या था, यहाँ पर जो 1786 का अधिनियम आया था, 1786 का अधिनियम में हुआ क्या, ये अधिकार दे दिया गया था किसको, गवर्नर जनरल को। मतलब गवर्नर जनरल को अधिकार क्या दिया गया, को कार्यकारी परिषद के फैसले, कार्यकारी परिषद के फैसले रद्द करके, नहीं, परिषद हाँ के फैसले, परिषद हाँ के फैसले आपातकाल में, आपातकाल में के फैसले आपातकाल में गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के फैसले, एक मिनट माफ कीजिए, सॉरी, गवर्नर जनरल को आपातकाल में, ऐसे लिखिए, आपातकाल में कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त करके, आपातकाल में कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी उसके फैसलों को निरस्त करके, फैसलों को रद्द करके क्या किया गया, रद्द करके अपना फैसला लागू करने का अधिकार दे दिया गया। क्या मतलब, उसको गवर्नर जनरल को अपना फैसला लागू करने का अधिकार दे दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, तो वैसे ही कौन लागू कर सकता था, आपका गवर्नर जनरल। इस एक्ट के अंतर्गत एक बात को और लिख दिया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा कहा गया कि देखिए, जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने गवर्नर जनरल हुआ करता था, आपका नाम, आपने नाम सुना होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको पहले से एक बार भेजा जा रहा था कि मतलब आप जाओ गवर्नर जनरल बनकर के वहां पर काम करो जाके भारत में। उसने क्या कहा कि अगर तुम मुझे मुख्य सेनापति की भी शक्तियां दोगे तो हम कार्य करने के लिए जाएंगे भारत में, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, मतलब गवर्नर जनरल का पद हम नहीं धारण करेंगे। तो उसको क्या किया गया, इसके अंतर्गत इसी 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को जो मुख्य सेनापति हुआ करता था, मुख्य सेनापति की भी
मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हो जाती थी, कि शक्तियां भी प्राप्त हो जाती थी। अब क्या हुआ, जब ये शक्तियां प्राप्त हो जाती थी तो क्या हुआ, ऐसा पहला गवर्नर जनरल बना आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो मतलब मुख्य सेनापति की शक्तियां, मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनेगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा कार्य किया था, तो वो बना यहाँ पर सेनापति की शक्तियों के साथ में उसको नियुक्त किया गया। यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल भी बनाया गया और उसके साथ साथ में मुख्य सेनापति की नीति मतलब शक्तियां भी इसको दी गई कहीं न कहीं। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना दोस्त? हाँ ठीक है। तो इसके बाद में यही दो बातें हुआ करती थी 1786 के अधिनियम में दी गई थी। अब हम बात करेंगे कि हमने बताया आपको कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त करने का अपना खुद को अधिकार दे दिया गया। जब आपातकाल लागू हुआ करता था, जब आपातकाल लागू करना होता था, तो उस समय क्या किया गया, कहीं न कहीं जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अपना फैसला लागू करने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद में हुआ क्या करता था, जो मुख्य सेनापति की शक्तियां हुआ करती थी वो कहीं न कहीं आपको गवर्नर जनरल में निहित हो गई अपने आप से। ऐसा करने वाला प्रथम आपका जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो बना कौन, आपका बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर, सॉरी 1793 क्या होता है, 1793 का अधिनियम आता है। तो 1793 के अधिनियम में क्या होता है, इस अधिनियम की जब हम बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से एक ही बात मतलब सही से अगर जब हम देखते हैं तो हमारे काम की एक ही बात है। उसको जब हम देखते हैं 1793 का अधिनियम है, तो इस अधिनियम के द्वारा जो मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को अपने आप से मिल जाती थी, वो अपने आप धारण कर लेता था, वो शक्ति इसकी यहाँ से निरस्त कर दी जाती है कि अब जो है जो भी गवर्नर जनरल बनेगा उसको जो है मुख्य सेनापति की शक्तियां नहीं प्राप्त होंगी, अपने आप नहीं प्राप्त होंगी। तो इसमें क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियों से बाहर कर दिया गया, कि शक्तियों से मतलब अब उसे जो मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो जाती थी अपने आप, वो प्राप्त नहीं होंगी, वो उसको बाहर कर दिया गया। यही मेन बात इसमें लिखी गई थी और इसमें कोई विशेष बात नहीं हुआ करती थी। मतलब जो मुख्य सेनापति के अधिकार हुआ करते थे उसको यहाँ से छीन लिया गया या उसको हटा दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। और इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका 1793 का अधिनियम था, इसमें एक मुख्य बात यही लिखी गई थी। अगर हम बात करना चाहें तो अब बात करने वाले हैं हम आपसे 1813 का चार्टर एक्ट है, वो महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट,
ये याद करना ठीक मतलब सरल है। सबसे पहले आपने देखा होगा 1773 में एक अधिनियम आता है, 1773 के बाद में 1781 में एक अधिनियम आएगा, फिर 1781 के बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1784 के बाद में 1786 में का अधिनियम आएगा, फिर 1793 का अधिनियम आएगा। ठीक, 1793 के बाद में 1813, 1813 के बाद में 1833 का अधिनियम आएगा कहीं न कहीं। उसके बाद में आएगा आपका 1853, फिर 1858, 1861, ऐसे याद करना है आपको। तो यही सब अधिनियम है। तो हम बात करने वाले 1813 के चार्टर एक्ट पर। होता क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करते थे? इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, मेन पर्पज इसका क्या हुआ करता था, भारत में ईसाइयत का प्रचार करना, कहीं न कहीं भारतीयों को ईसाइयत के अंतर्गत दाखिला दिलवाना और भारत में ईसाइयत का प्रचार करना। क्योंकि जो हिंदू हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करते थे, अन्य बौद्ध सिख जो भी हुआ करते थे, अन्य अन्य धर्मों से जो लोग आते थे, उनको ईसाई बनाना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। और कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर कहीं न कहीं नियंत्रण स्थापित करना और कंपनी को नियंत्रण से बाहर करना, उसको मतलब व्यापारिक कार्यों से बाहर करना। बात ये थी, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। समझ गए आप लोग? इसका मेन पर्पज यही था। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को व्यापारिक अधिकार जो इसका हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया, लेकिन काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत ही चीन के साथ में, चीन के साथ चाय का व्यापार, चाय का जो व्यापार हुआ करता था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन के साथ में चाय का व्यापार हुआ करता था, उसके लिए उसे 20 सालों तक के लिए छूट दी गई। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष के लिए उसको जो है छूट दी गई और कहा गया कि आप जो है 20 वर्ष तक आप अभी चाय मतलब चीन के साथ में चाय का जो व्यापार है वो कर सकते हो और इतनी आपको छूट दी जाती है। उसके बाद में क्या किया गया, पहले जो था यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग आया करते थे, उसी के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे वही व्यापार करने के लिए भारत में आते थे। लेकिन इस एक्ट के 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में हुआ क्या, इसमें ऐसी घोषणा कर दी गई कि जो अन्य व्यापारी आना चाहते हैं भारत में, वो लाइसेंस लेकर के भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो क्या किया गया, इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को, इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को क्या किया गया, व्यापारियों को लाइसेंस देकर भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। भारत में व्यापार की अनुमति जो है, व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। तो यहाँ पर इंग्लैंड के जो अन्य लोग हुआ करते थे, अन्य व्यापारी हुआ करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ताल्लुकात नहीं रखा करते थे, वो लोग भी यहाँ पर आकर के अब भारत में जो है अपना व्यापार कर सकते हैं और पैसा जो है कमा सकते थे।
तो अन्य लोगों को भी व्यापार के लिए अधिकार यहाँ पर दे दिया गया था। इसके नीचे आप लोगों को दिखाई देगा ना, जी साहब दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता था, एक और कार्य इसी के अंतर्गत किया गया। भारतीयों के लिए कहा गया कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। क्या कहा गया इस एक्ट में, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया, बड़ा अमाउंट है तब की तत्कालीन के अनुसार, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। इसी एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया, भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। लेकिन होता क्या है, ये जो 1 लाख रुपए की खर्च करने की बात कही जा रही है, ये जो 1 लाख रुपया है वो कभी खर्च नहीं किया गया। मोटे मोटा तो बात ये है, असली बात तो ये है, भारत में क्या किया गया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अब समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे चीन के साथ में चाय का जो व्यापार हुआ करता था उसको 20 सालों के लिए अधिकार दे दिया गया कि चलिए आप इसमें काम करते रहिए। इंग्लैंड के जो अन्य भारत में व्यापार करने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे उनको बुलाया गया और लाइसेंस देकर के उनको भारतीयों को, मतलब इंग्लैंड वासियों को व्यापार करने के लिए आगे बढ़ाया गया। कहीं न कहीं कहा गया कि इस एक्ट के अंतर्गत की भारतीयों की जो शिक्षा है उस पर, शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। लेकिन कभी भी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो 1 लाख रुपया था वो भारतीयों की शिक्षा पर कभी भी खर्च नहीं किया गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, इन लोगों ने कह तो दिया था लेकिन हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। इसी एक्ट के अंतर्गत 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो स्थानीय सरकारें हुआ करती थी, जो हम लोग देख पा रहे हैं अभी, मतलब ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्रीय पंचायतें हैं, उनको जो है टैक्स लगाने का अधिकार जो है दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत स्थानीय सरकारों को क्या किया गया, स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर सकते थे, कर लगाने का अधिकार जो है इनको दिया गया, यहाँ पर टैक्स लगा सकते थे लोग। कर लगाने का अधिकार दिया गया। और क्या था, इसके बाद में हुआ क्या, वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही इंग्लैंड के जो यहाँ इनके व्यापारी आया करते थे उनकी रक्षा के लिए भारत का एक बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति की गई। क्या किया गया, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए कि कोई भारतीय लूट ना ले उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक पादरी, एक बिशप तथा 3 पादरियों की नियुक्ति की गई। 3 पादरियों की नियुक्ति की गई और इनको जो है रखा जाता था कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि इनकी सुरक्षा और रक्षा करना जरूरी था ना। अगर ये इनकी सुरक्षा भारतीय लोग नहीं करते तो भारतीय लोग ही इनका कहीं न कहीं लूटते थे, तो वो कहीं न कहीं उनको बचा लेते थे। इसलिए तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर रखेंगे। अगला जो हमारा रहेगा 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1833 के बाद में 1800 जो
53 का रहेगा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा आ जाएगा रूल ऑफ, जो कंपनी था वो समाप्त हो जाएगा और क्राउन का आ जाएगा, रूल ऑफ क्राउन आ जाएगा हमारा। मतलब जो ताज का शासन है वो हम लोग 1858 के एक्ट के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 में कहीं ना कहीं भारत में विद्रोह होता है, क्रांति होती है, और यूपी स्पेशल की क्लास में हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी पॉलिटी की। तब तक के लिए आप सभी लोग इस क्लास को देखते रहिए, साझा करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छी लगती है क्लास तो लोगों तक जरूर पढ़ाई पहुंचाइए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।